तो क्या नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद भी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे? क्या वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब कहा कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, तो देश की सियासत में एक भूचाल आ गया। अमित शाह को खुद सफाई देने के लिए आना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि 75 पार व्यक्ति को सियासत से संन्यास लेना होगा। क्या कुछ रहा सियासी भूचाल केजरीवाल के स्टेटमेंट के बाद? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बचाव में उतरी? इस पूरी खबर को समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, पूरे दिन का जो घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से स्टेटमेंट आया पहले केजरीवाल की तरफ से, और स्टेटमेंट क्या इसको खुलासा कहें, और उसके बाद फिर पूरी बीजेपी, अमित शाह, जेपी नड्डा सब बचाव में उतरे, क्या है ये खबर? देखिए, ये मैसेज बहुत गलत जा रहा था कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और ये बात सही भी केजरीवाल ने कही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार बनाई है 2014 से, और 2014 के बाद से अब तक सब में संदेश ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में संदेश ये है कि 75 पार के बाद रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, स्वतः स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। ये संदेश बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब बात नरेंद्र मोदी पर आ गई, मैं कई सारे डॉक्यूमेंट निकाल कर लाया हूँ कि 2019 से अब तक कितने कितने लोगों की इन लोगों ने रिटायरमेंट दिलाई। जैसे 2019 में 75 साल से ज़्यादा उम्र के 20 से ज़्यादा जो इनके सांसद थे, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, उनको ये बताकर चलता कर दिया गया कि आपकी उम्र 75 साल हो गई है, अब आप 9-2-11 होजिए, दूसरे लोगों को आने की जगह दीजिए, राजनीति में आने का मौका दीजिए। देखिए उसमें कौन था? उसमें था आडवाणी थे, उसमें मुरली मनोहर जोशी थे, उसमें सुमित्रा महाजन थी, उसमें कलराज मिश्रा थे, उसमें BS कोश्यारी थे, BS खंडूरी थे, उसमें सत्यनारायण जटिया थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, इन सबको, हुकुमदेव नारायण यादव थे, और करिया मुंडा थे, शांता कुमार थे, इन सब लोगों को 75 पार की डेडलाइन बताई गई कि आप 75 साल के हो गए हैं, इसलिए अब आप जगह दीजिए दूसरों को, जाइए, हटिए। लेकिन अब अचानक ये हो गया है कि नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पार करने के बाद भी वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, 2016 का मैं ये आर्टिकल लेकर आया हूँ आपके लिए और दर्शकों के लिए। ये आर्टिकल है 2016 का। 2016 में आनंदीबेन पटेल को CM पद से इस्तीफा इस वजह से देना पड़ गया था उस समय कि आनंदीबेन पटेल जो है 75 साल की हो गई थी, और उन्होंने ये बयान दिया, ऑफिशियल बयान दिया कि वो वॉलंटरी जो है रिटायरमेंट ले रही हैं क्योंकि वो 75 साल की हो गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा नियम है कि 75 साल हो जाने पर हमको रिटायरमेंट लेनी होती है, इसलिए मैं ले रही हूँ। ये पूरा आर्टिकल मैं आपके लिए, आपके दर्शकों के लिए लेकर आया हूँ, और तारीख भी देखिए 2 अगस्त 2016 की ये तारीख है। आनंदीबेन पटेल हैं, गुजरात की मुख्यमंत्री थी, और इनको जो है हटा दिया गया, इनका इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन अब अमित शाह ये बात कहते हैं कि 75 साल वाला मसला है ही नहीं, ये नियम है ही नहीं, तो इसका मतलब कि अब तक ये सिर्फ जुमलेबाजी थी। क्या ये वैसी ही जुमलेबाजी थी जो 15 लाख वाली जुमलेबाजी थी? वैसी जुमलेबाजी थी? क्या ये मंगलसूत्र वाली जुमलेबाजी चल रही है? 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार वाली जुमलेबाजी चल रही है? क्या नरेंद्र मोदी जी देश चलाने में और जुमलेबाजी करने में और लोगों को अंधेरे में रखने में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी, इसकी आदत हो चुकी है क्या? ये 2016 का आर्टिकल है, और आगे मैं आपको लेकर आता हूँ। ये NDTV का आर्टिकल है, और NDTV का आर्टिकल भी 2016 का आर्टिकल है कि ओवर 75 मिनिस्टर नजमा हेपतुल्ला कौन थी? 2016 इस्तीफा ले लिया गया था नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय कैबिनेट में। ये महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी, और इनका इस्तीफा लिया गया उम्र की वजह से कि आप इस्तीफा दे दिए। चलिए, यहाँ भी इस्तीफा हो गया, अब 75 साल की हो गई, आप 75 साल की हो गई हैं। आगे 2019 में जब पहुंचते हैं, जब टिकट काटे गए 2016 के बाद 2019 में जब हम पहुंचते हैं, तब हम ये देखते हैं कि तब भी NDTV खबर छापता है। NDTV की खबर का ये लिंक मैं लेकर आया हूं आपके लिए और दर्शकों के लिए। इसमें जो तारीख है वो तारीख भी देखिए, ये तारीख है 12 जुलाई 2016। नजमा हेपतुल्ला वाला NDTV का भी ये लिंक है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नजमा हेपतुल्ला के अलावा और जो ये 75 साल वाला मसला है, ये 2019 जब आता है
2016 के बाद ये देखिए तारीख देखिएगा नीचे, ये रही 2019 की तारीख, 9 मार्च 2019 की तारीख, खबर छपती है एनडीटीवी में। खबर छपती है कि बीजेपी का फैसला 75 साल से दिखाइएगा, इधर दिखाइएगा, ये एनडीटीवी की खबर है। बीजेपी का फैसला 75 साल से ऊपर की नेता लड़ सकेंगे चुनाव, लेकिन पार्टी या सरकार में नहीं मिलेगा कोई पद। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है कि भाई 2019-2016 में तो 75 का यही था सीधा कि भाई 75 का जो हो जाएगा वो नहीं रह सकेगा। 2019 आते आते थोड़ा हेडलाइंस में बदलाव देखने को मिली, और वो बदलाव ये था कि 75 के हो जाएंगे तो चुनाव लड़ पाएंगे साहब, लेकिन कोई पद नहीं मिलेगा। मंत्री बनने की जो है ख्वाहिश मत पालिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री का पद, क्या कोई पद नहीं है? क्या प्रधानमंत्री सारे मंत्रियों के बॉस हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या प्रधानमंत्री अब ये पद नहीं छोड़ेंगे? आगे अखबार लिखता है, मैं बता रहा हूँ आपको, आगे अखबार लिखता है कि बताया जा रहा है कि 75 पार नेताओं को टिकट देने के मामले में बीजेपी लचीला रुख रखेगी। आडवाणी और जोशी के मामले में चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला उन्हीं पर छोड़ा गया है। 75 पार अन्य नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, लेकिन उन्हें पार्टी या सरकार में कोई पद नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब अमित शाह ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पार्टी में, हमारे यहाँ के संविधान में ये लिखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि 75 अलिखित फैसला जिसको कह रहे हैं वो, फैसला 75 साल की उम्र के बाद जो है आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या पद नहीं मिल सकता है। तो ये भी तो मैंने पूरा भारतीय जनता पार्टी का संविधान पढ़ा है, मैं इससे पहले वही पढ़ रहा था और निकाला है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में चंद्रकांत जी ये भी नहीं लिखा है कि जनादेश ना मिलने की स्थिति में, 272 सीटें ना मिलने की स्थिति में मौजूदा प्रधानमंत्री को अपने पद का त्याग करना पड़ेगा। ठीक बात, ये बात भी तो नहीं लिखी है। जब अगर ये बात भी नहीं लिखी है तो कल को अगर जनादेश नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को 4 जून को, हाँ 4 जून को अगर जनादेश नहीं मिलता है तो क्या नरेंद्र मोदी तब भी गद्दी नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में तो ये चीज़ लिखी नहीं है कि नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ दें अगर उनको जनादेश नहीं मिला तो। ये भी तो नहीं लिखा है। तो कल को तो फिर ये भी तो सामने हो सकता है कि ये हमारे संविधान में नहीं है। क्योंकि बाबा साहब का संविधान तो कितना मानते हैं वो आपने देखा ही है, कितना ज़्यादा बाबा साहब के संविधान को। लेकिन भरत जी, मैं एक सवाल इसमें आपसे और लेना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, 400 सीटें उनको इसलिए चाहिए कि वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना सके। तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई नैरेटिव सेट किया है पहला, या अरविंद केजरीवाल ने कोई ऐसी चोट दे दी है जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसा भी कुछ चुनाव के बीच उसको झेलना पड़ सकता है? चंद्रकांत जी, आप नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं 2024 में आऊँगा तो बहुत बड़े बड़े फैसले लूँगा। तीसरी पारी में बड़े बड़े फैसले लूँगा। लाल किले से भी कहा उन्होंने। ये बात तो सच है कि अगर जनादेश मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये बात भी सच है कि बनने के 1 साल के भीतर ही सितंबर आ जाएगा। 17 सितंबर उनका जन्मदिन है और उस दिन वो 75 साल के कंप्लीट हो रहे हैं। 1 साल के बाद बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। हम और आप जब बात कर रहे हैं तब वो 73 साल 7 महीने 24 दिन के हैं। तो फिर वो 75 पूरे कर लेंगे 1 साल के बाद। तो वो बड़ा फैसला क्या लेने वाले हैं? बिल्कुल, गद्दी को लेकर बड़ा फैसला। तो बड़ा फैसला क्या अब इस देश में उत्तराधिकारी, क्या ये राजसी तंत्र है कि जब नरेंद्र मोदी 75 के हो जाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी की उम्र हो जाएगी या फिर जब उनसे काम नहीं संभलेगा तो बड़ा फैसला क्या ये लेंगे कि 75 के बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे 75 साल के बाद? और अमित शाह को सामने क्यों आना पड़ा इतनी जल्दी? क्या अमित शाह के अलावा अब तक तो प्रवक्ता सामने आते थे? बिल्कुल, किसी भी बात का खंडन करने के लिए, हमला करने के लिए, जवाब देने के लिए, किसी भी चीज के लिए बड़े बड़े सुधांशु त्रिवेदी को आना चाहिए। पंडित जी आ जाते थे। पंडित जी के अलावा भी और नेता हैं, तमाम नेता आ जाते थे। अमित शाह ही क्यों? और भरत जी, एक बार नहीं 2 बार आए, आज दिन में 2 बार सामने आए। अमित शाह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आए? इसके पीछे आप जाएंगे, नरेंद्र मोदी के उस बयान को आप अगर क्लब करेंगे कि मैं बहुत बड़े फैसले लूँगा 2024 में आने के बाद,
तो क्या बड़ा फैसला अंदर खाने ये था कि जब मैं रिटायरमेंट लूँगा या थक जाऊँगा या अपनी गद्दी स्थानांतरित कर दूँगा बीच में अमित शाह को? क्योंकि आप ये भी मत भूलिए कि जिन अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो केजरीवाल उनका जन्म, उनकी पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ, आप ये भी मत भूलिए। बिल्कुल, देश समझता है। देश समझता है कि अरविंद केजरीवाल का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, तो उनकी पहुंच कहाँ तक होगी, किन लोगों से उनकी बात होती होगी। ये बात मुझे नहीं लगता कि ये बात हवा में है। कोई अनभिज्ञ नहीं है इससे। और मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लान आगे जाएगा, वो प्लान जो, क्योंकि मोदी जी की वो क्या बोलते हैं, देने की आदत है, क्या दिया जाता है अचानक जो दिया, चौंकाने की आदत, चौंकाने की आदत, हैरान करने की आदत। हैरान करने की आदत है। कभी कैंडिडेट से, कभी फैसलों से, कभी रात में आकर नोटबंदी कर देने से, कभी अचानक आकर कुछ घोषणा, थाली बजाओ, कल से ताली बजाओ, अचानक आकर वो करते हैं ये सारी चीज़ें। सरप्राइज। तो क्या वो सरप्राइज एलिमेंट यही था कि मोदी एक दिन अचानक आते और ये कहते कि अब से आपके प्रधानमंत्री अमित शाह हैं? क्या वो बात जो बहुत दिन बाद खुलनी थी या साल भर बाद खुलनी थी, वो चुनाव के बीच खुल गई? चुनाव के बीच खुल गई, क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर अमित शाह का आना लाजमी बनता है कि अमित शाह को आकर ये बताना पड़ गया कि नहीं नहीं, हम मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके पीछे भी कारण है, ये डिनायल का भी कारण है। वरना आज की तारीख में चंद्रकांत जी आप देखिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री बनाने की बात कोई कह रहा है और वो सामने से आकर कहे कि नहीं नहीं भैया हम न बनना, और वो खंडन करे, हाँ हम नहीं बन पाएंगे जी, हम नहीं बनेंगे, वही बनेंगे। आज की तारीख में है कोई ऐसा? जब चुनाव ही आप पूरा लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, जीतने के लिए, तो फिर ये डिनायल क्यों कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? ये डिनायल इसलिए क्योंकि जनता अमित शाह के नाम पर वोट नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं करेगी। जनता अमित शाह के नाम पर वोट देगी ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए घबरा गई, इसीलिए तिलमिला गई कि अगर अमित शाह का नाम चल गया कि अमित शाह के लिए नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं, तो लोगों का भरोसा हट जाएगा। क्योंकि आप कुछ भी कहिए, नरेंद्र मोदी जी की कितनी भी क्रिटिसिज्म कीजिए, कितना भी जो है उनके भाषणों को, उनकी चीज़ों को आप जो है कसौटी पर रखिए, लेकिन एक बात सत्य है कि नरेंद्र मोदी का जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, नरेंद्र मोदी जी की जो कम्युनिकेट करने की कला है, वो अद्भुत है, वो अतुलनीय है। वो चाहे टीपी से हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, उनका लोगों से बात करने का लहजा, कनेक्टिविटी, कभी वो दादाजी बन जाते हैं, कभी वो कैप्टन बन जाते हैं, कभी वो बंगाल के बन जाते हैं, कभी बताते हैं बंगाल में ही जो है ऐसा हुआ था। तो कनेक्टिविटी का उनका माहिर है उसमें, माहिर है उसमें। और लोग मोदी के भीतर, कोई दादाजी की छवि देख रहा है, कोई मोदी के भीतर देश को आसमान पर ले जाने की छवि देख रहा है, जो उनके अखंड प्रशंसक हैं, क्योंकि मोदी के ही अखंड प्रशंसक हैं, भाजपा के अखंड प्रशंसक नहीं। बिल्कुल नहीं है। और जिस स्टाइल में नरेंद्र मोदी ने राजनीति इतने समय तक की है, वो भी ये दिखाता है कि भाजपा का भला नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इनका जो अपना कॉकस है, इनसे कनेक्टेड लोगों का ही भला हुआ है। भाजपा के लोगों की क्या हालत है वो तो आपको मालूम ही है। अच्छा, इसमें आपको मालूम ही है। उसका दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ, भाजपा के लोगों की क्या हालत है। ये हालत है कि आज, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अमित शाह को ही क्यों आना पड़ा सामने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये बात भी कही कि प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। मैं इसी सवाल पर आने वाला था। क्यों हटाया जाएगा? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पूरी मीडिया में ये नैरेटिव सेट है और लोगों के जहन में, दिमाग में भी ये नैरेटिव योगी आदित्यनाथ की टीम ने सेट किया है कि मोदी के बाद कौन? योगी। जैसे अमित शाह और मोदी ने ये नैरेटिव सेट किया कि अब की बार भाजपा सरकार, नेक्स्ट बार इनकी सरकार, नेक्स्ट बार इनकी सरकार, अब 2047, 45, 48 की बातें कर रहे हैं। उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ की भी सोशल मीडिया टीम ने एक बड़ा नैरेटिव सेट किया और गढ़ा कि मोदी के बाद कौन? योगी। अब अमित शाह इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से यहाँ तक लाने वाले, हमेशा नरेंद्र मोदी की परछाई बने रहने वाले, नरेंद्र मोदी के लिए तमाम सारे दुख सहने वाले, पीड़ा सहने वाले, तड़ी पार तक हो जाने वाले अमित शाह
का नाम मोदी के बाद शाह ना होकर मोदी के बाद योगी हो जाए, ये तो अमित शाह सहन नहीं करेंगे। और क्या आज की राजनीति में चंद्रकांत जी आप ये स्वीकार करेंगे कि योगी आदित्यनाथ, भले ही वो मठ के पुजारी हों, महंत हों, योगी आदित्यनाथ हैं तो अमित शाह के जूनियर ही। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं। कल को अगर योगी के बाद मोदी हुआ, मोदी के बाद योगी हुआ, और योगी आदित्यनाथ को आप एक बार मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री पर गद्दी पर, तो क्या अमित शाह उनके अंडर काम करने की स्वीकार्यता करेंगे कि मुझे स्वीकार है आपका आदेश लेना? योगी जी बताइए, क्या करूं आज 370 हटाऊं कि 272 हटाऊं? करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ के आदेशों पर अमल करेंगे। और आज की तारीख की तो लड़ाई ये है, कहने में तो ये है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, तनातनी है। आप देखिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह तो खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि हमारे नेता मोदी हैं, योगी नहीं है, डिनाई किया उन्होंने। और इसके पीछे की बात मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे अभी कुछ साल पहले 2022 या 21 के इर्द गिर्द एक अजय मिश्रा टेनी नाम के गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के अंडर काम करते हैं वो। उनके लड़के ने कुछ किसानों के ऊपर, 8-10 किसान रहे होंगे, उनके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, मृत्यु हो गई थी। उसमें जब गिरफ्तारी हुई, टेनी के बेटे मोनू, शायद ऐसा कुछ नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, गिरफ्तारी हुई तो उत्तर प्रदेश की पुलिस से केंद्र सरकार, आप ये कह लीजिए केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज थी। जिस तरीके का ट्रीटमेंट टेनी के लड़के को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिया, उससे नाराजगी वहाँ थी। और आपको बताऊं, 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाने की पूर्ण कोशिश हुई। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन जाएंगे, योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। इस बात की चर्चाएं 2022 के चुनाव में कितनी हुई। 2022 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य ने एक तरीके से घोड़े खोल दिए थे। पलटवार हुआ। पलटवार ऐसा योगी आदित्यनाथ की टीम ने किया कि केशव प्रसाद मौर्य खुद हार गए। अनुकंपा पर डिप्टी सीएम हैं वो आज की तारीख में। तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर वार पलटवार जबरदस्त है। और ये वार पलटवार सिर्फ और सिर्फ मोदी के बाद योगी इसलिए है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। आप मोदी के बाद अमित शाह होना चाहिए, अमित शाह की टीम का ये पूर्ण तरीके से मानना है। लेकिन अब इसमें भी बीच में आरएसएस है। आरएसएस मोदी के बाद शाह नहीं चाहती है। आरएसएस के करीबी गडकरी हैं आज की तारीख में। एंगल दूसरी तरफ भी है, एंगल दूसरी तरफ भी है, गडकरी हैं। आप ये देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूरी कैबिनेट के भीतर क्या उजागर होता है? सीएजी रिपोर्ट आती है कुछ दिन पहले, सीएजी रिपोर्ट आती है, उसमें ये बताया जाता है कि जो फला रोड बनी थी उस रोड का कॉस्ट इतना था, लेकिन गडकरी के मंत्रालय ने उस रोड का कॉस्ट ये बढ़ाकर कर दिया, पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया गडकरी ने। गडकरी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि हमने पुलिया ज़्यादा चौड़ी बनाई है, हमने रोड ज़्यादा चौड़ी बनाई थी, जब पास हुई थी तो वो कम चौड़ी थी, हमने जो है इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया है, इसलिए पैसे बढ़ गए हैं। आप नरेंद्र मोदी जी के मंत्रालय की जांच करने की हिम्मत सीएजी को क्यों नहीं है? अमित शाह के मंत्रालय की जांच सीएजी करके क्यों नहीं बताता है कि भाई यहाँ पर देखिए 4 पैसे लगने थे, यहाँ पर जो है 6 पैसे लग गए? छपनी चाहिए थी ना रिपोर्ट। बिल्कुल। क्यों नहीं छपी? सिर्फ गडकरी की छपी। पारदर्शिता एक विभाग से नहीं आएगी ना, एक ही विभाग की छपी। और जहाँ तक मुझे याद है एक और छपा था कि जो पीएम वाला कार्ड बनता था, स्वास्थ्य वाला कार्ड, आयुष्मान कार्ड, उसकी एक रिपोर्ट छपी थी कि उसमें मोबाइल नंबर, एक ही आदमी के इतने हजारों मोबाइल नंबर डालकर आयुष्मान कार्ड बन। चलिए वो अलग बात हो गई, लेकिन किस तरीके से ये पूरा गेम प्लान
सेट है और उस सेटाए मतलब बने बनाए गेम प्लान के भीतर अरविंद केजरीवाल ने समय से पहले छेद कर दिया। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाह रहा था। जो आप अरविंद केजरीवाल की बात कह रहे हैं, बिल्कुल आखिरी दौर में हम ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दिया अमित शाह को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या आपको ये लगता है कि जेल से बाहर आने के बाद ये अरविंद केजरीवाल का पहला बड़ा हमला है? पहला, और दूसरा, क्या ये इंडिया गठबंधन को कोई बड़ी ताकत देने वाला बयान है? देखिए, आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल ने हेडलाइन बना दी, इसमें तो इनकार नहीं किया जा सकता। खबर है। अरविंद केजरीवाल ने आज की तारीख में हेडलाइन बना दी है कि नरेंद्र मोदी के बाद या नरेंद्र मोदी वोट भी मांग रहे हैं शाह के लिए, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी हिल गई है, खड़बड़ा गई है। मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खंडन करने के लिए किसी अपने प्रवक्ता को, जो प्रवक्ता बनाए ही गए हैं भारतीय जनता पार्टी बोलने के लिए, नियम में ये है कि प्रवक्ता बोलेंगे, तो वो बोलने नहीं आए, अमित शाह को बोलना पड़ा, अमित शाह को सामने आकर बोलना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के भीतर बहुत बड़ी सेंध अचानक से अरविंद केजरीवाल ने लगा दी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले ही अभी तो रैली नहीं की है, ये तो उनके कार्यालय के भीतर का बयान और भाषण है जिसमें उन्होंने ये बात कही। अब जब वो रैलियों का मंच सजाएंगे, अब जब वो रैलियों पर जाएंगे और आगे क्या क्या कहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल वक्त होता जा रहा है, क्योंकि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी नाजुक वक्त में है। आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नरेंद्र मोदी 400 सीटें आसानी से जीतने जा रहे थे, जो नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे थे कि जब मैं तीसरे टर्म में आऊंगा बड़े फैसले लूंगा, हमारा देश दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी जब इस बात को कह रहे थे कि जब मैं तीसरे टर्म में आऊँगा तो मैं ये आकांक्षा रखता हूं कि आप तीसरी बार भी मेरे लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। संसद के भीतर ये बात कही थी उन्होंने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था बीजेपी के खिलाफ, तब उन्होंने कहा था। जब आप संसद से कह रहे हैं, जब आप हर जगह से कह रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि हमारी आ रही 400, तो फिर ये परेशानी क्यों? मंगलसूत्र तक देखिए, कोई भी व्यक्ति हो चंद्रकांत जी, मैं बहुत सामाजिक बात कहता हूँ, गाँव से आया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सामाजिक बात कहता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर लांछन कभी भी नहीं लेना चाहेगा, ठीक बात, अपनी बुराई कभी नहीं करवाना चाहेगा कि कोई कहे कि फला चोर है या फला देखो झूठ बोल रहे हैं, फला देखो राग विद्वेष फैला रहे हैं, फला देखो मुसलमानों को ये कह रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा। जब आदमी बड़ा सकरे में फंस जाता है, तब फिर वो हाथ पैर चलाने लगता है कि कैसे भी करके, कुछ भी करके, भड़का कर, बहका कर, इनको इनके खिलाफ लड़ा कर, कैसे भी करके हम जीतें, हम सत्ता तक पहुँचें। अगर नरेंद्र मोदी आसानी से सत्ता तक पहुंच रहे होते, थर्ड टर्म कर रहे हैं, 400 सीटों की बात कर रहे हैं, तो फिर उनको यहाँ तक उतरकर नहीं आना पड़ता। और आज जो केजरीवाल ने कह दिया, उसके बाद देश के गृह मंत्री को सामने आकर ये नहीं कहना पड़ता कि नहीं जी मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री, और हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है ऐसा कि 75 साल के बाद कोई व्यक्ति पद पर नहीं रह सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो आप देखिए कि अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भारी पड़ रहे थे और अब केजरीवाल बाहर आ गए हैं, और केजरीवाल ने पहली ही स्पीच में पूरी भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया है। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कितना और कठिन करेंगे केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी का वक्त। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी इस बेहद ज़रूरी खबर पर हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से केजरीवाल का स्टेटमेंट है, अमित शाह का पलटवार है, ये बेहद बड़ी खबर आज की, और अरविंद केजरीवाल ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, और जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन को केजरीवाल के बाहर आने से एक मजबूती भी मिली, और इस स्टेटमेंट ने सियासी खलबली भी बढ़ा दी है।